Hello everyone, welcome to all of you. This side Dr. नवीन कुमार एंड आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। नेट हिस्ट्री का आज ही पेपर हुआ और हमारे बच्चों ने जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उन्होंने क्या शानदार स्कोर किया है और उनका कहना है कि इस बार का पेपर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आए हैं और जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आए हैं। सो एक गुड न्यूज़ है कि इस बार हमने नेट जेआरएफ का एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया है। आज से ही प्रॉपर हिस्ट्री के लिए आज से ही हमने स्टार्ट किया है बैच। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ स्पेशल बैच पेपर सेकंड के लिए। आज हम लोग इसको डेमो के साथ डेमो 1 के साथ स्टार्ट किया है और ये क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगे। इससे पहले कुछ खास डिस्कशन आपके साथ, जितने भी लोग एस्पायरेंट हैं नेट जेआरएफ के लिए शायद आज पेपर दिए भी हों, तो आपका जो एक्सपीरियंस हो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज़ मैं अपना एक्सपीरियंस जो आज का है, बच्चों के जो फीडबैक है, कम से कम 30 से 40 बच्चों का फीडबैक, उन्होंने जो क्वेश्चन बताया वो देख के ये लगता है कि बहुत टफ नहीं है इस बार का पेपर, तो मॉडरेट कहेंगे। थोड़े से जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के पैटर्न को देख लें, क्योंकि एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और बड़े स्कॉलर्स ये फॉर्मूला को फिट मानते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, नॉट ओनली प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इट इज़ ओनली पाथ ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि एकेडमिक स्टडी तो करते ही आ रहे हैं आप न जाने कितने ही वर्षों से। सो एक फॉर्मूला है, फ्रॉम द टेस्ट गो टू द टेक्स्ट, मीन्स आपको यूज टू होना है विद टेस्ट यानी परीक्षा के साथ, और उसी क्वेश्चन के पैटर्न को पिकअप करते हुए स्टडी मटेरियल के पास जाना है। इट मीन्स बुक पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, या फिर जब भी आप स्टडी करें सेल्फ स्टडी और किसी भी एकेडमी में किसी भी एक्सपर्ट के साथ, तो आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। एक पैटर्न आपको फील होगा। इट मीन्स इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर PYQs स्टडी करते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और टेक्स्ट में जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल है आप स्टार्ट करेंगे NCERT से, और फिर कुछ टेक्स्ट, रिसर्च टेक्स्ट, इग्नू वगैरह का मटेरियल भी उतने ही यूजफुल है, तो इग्नू के स्टडी मटेरियल को भी आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज बच्चों का फीडबैक है उसमें कि क्लास में जितने पढ़ाए गए अगर केवल उसको कवर कर ले तो 60% क्वेश्चंस केवल क्लास से आपके हो जाएंगे। तो फिर और चाहिए क्या? क्लास नोट्स को अच्छे से आप पढ़ें, जो भी वीडियो आपको रिकॉर्ड मिलते हैं कोशिश करें उसे एक नोट्स बना ले, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसको बार बार सुने, और फिर इसी को बेस बनाकर, इसी को लॉन्चिंग पैड बनाकर बाकी किताब स्टडी करें। यहाँ से जो प्रिंटेड मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिलते हैं उसको आप फॉलो करें, बिकॉज एक टीचिंग लर्निंग का जो मेरा अनुभव है लगभग 20 साल का है। 2003 से जब मैंने इनरोल लिया मास्टर में, ग्रेजुएशन में, तब से ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स के साथ, मास्टर हिस्ट्री के साथ, एमफिल, देन नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया 3 बार, और मैं PhD होल्डर हूँ। सो एक लंबा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगा हुआ हूँ। उसका जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए हमारे लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को, वो इसी बेस पर आज के नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो जो 100 क्वेश्चन आए, अगर मैं सिलेबस ना भी लिखूं, केवल क्वेश्चन को ही डिफाइन कर लूं, तो भी आपको समझ में आएगा। जो सबसे पहला सेगमेंट है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड सेगमेंट मेडिवल,
थर्ड सेगमेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, medieval Indian history, ancient Indian history, and fourth one historiography and school of thought. Historiography and school of thought. हमारे बच्चों का कहना है कि ये जो हिस्टोरियोग्राफी से या स्कूल ऑफ थॉट से क्वेश्चन आए हैं, केवल 10 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से 10 प्लस 15 क्वेश्चन जिसका कंसर्न हिस्टोरियोग्राफी है, इन तीनों सेगमेंट से है. इट मीन्स 5 क्वेश्चन ईच, मीन्स 15 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन इक्वल टू 25 क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम स्कूल ऑफ थॉट एंड हिस्टोरियोग्राफी और हिस्टोरियोग्राफी एंड स्कूल ऑफ थॉट. इतिहास लेखन एवं विचारधारा से 25 क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन के लिए जनरली मार्केट में कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल नहीं है. इसके लिए हमने एक कंपाइलेशन किया है स्टडी मटेरियल का, जिसमें हमने इग्नू के स्टडी मटेरियल को यूज़ किया है और विश्वविद्यालय के स्तर पर जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं टेक्स्ट बुक, उनका हेल्प लिया है और एक होलिस्टिक वे में हिस्टोरियोग्राफी एंड स्कूल ऑफ थॉट को कंबाइंड किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अब रेस्ट जो सेगमेंट है जो ट्रेडिशनल है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, यहां से अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिख रहे हैं आपको? 25 एज. उसमें भी बच्चों का जो कहना था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, बट बच्चों का कहना है कि मॉडर्न से क्वेश्चन कम थे और ज्यादा क्वेश्चन इस बार एंशिएंट से आया. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कई बार इसके टाइमलाइन को लेके. मेडिवल और मॉडर्न के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहता है. मॉडर्न और मेडिवल के बीच में जो ट्रांजिशनल पीरियड है या जो अर्ली मॉडर्न है, वहाँ से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है. बहुत सारे बच्चों 1857 से बाद को मॉडर्न मानते हैं, बहुत सारे लोग 1765 के बाद मॉडर्न मानते हैं. वो सब हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे. फिलहाल मैंने सिर्फ आज के पैटर्न को बताया कि आज जो एग्जाम हुआ है 16 जून 2023, उसका पैटर्न बताया कि बच्चों का कहना है कि ओवरऑल 25 क्वेश्चन जिसका कंसर्न या तो इतिहास लेखन के विचारधारा से है या किसी न किसी किताब और उसके राइटर का नाम पूछा, ऑथर एंड नेम ऑफ द बुक, मैचिंग टेबल में, क्रोनोलॉजी में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो ओवरऑल इन तीनों के पास बचते हैं 25 ईच. ठीक है, तो क्लियर है. जो ट्रेडिशनल टॉपिक है वहां से आए 75 क्वेश्चन एंड स्कूल ऑफ थॉट एंड हिस्टोरियोग्राफी से आए 25 क्वेश्चन. 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ठीक, चलिए अब हम लोग प्रॉपर टॉपिक में आ जाते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री. क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री. इतिहास का वर्गीकरण. not only concerned with Indian history but also world history. इतिहास का वर्गीकरण ना केवल विश्व इतिहास के आधार पे करेंगे, ना केवल भारत के आधार पे, जबकि दोनों को आधार बनाएंगे. सो इतिहास के वर्गीकरण के कई सारे पैरामीटर्स थे, जिसमें सबसे कॉमन पैरामीटर क्या है, अभी हमने डिस्कस भी किया, एंशिएंट, मेडिवल
एंड मॉडर्न। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सेम, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास वैसा ही प्राचीन विश्व का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास सेम एज वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन। आधुनिक का भी सेम कंडीशन होगा। टाइमलाइन डिफरेंट होंगे, समय रेखा चित्र अलग अलग होगा दोनों का, बट पैटर्न तो यही है। इसके टाइमलाइन को लेके अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का टाइमलाइन क्या होगा, मध्यकालीन का टाइमलाइन क्या होगा, आधुनिक का टाइमलाइन क्या होगा। आप लोग के पास 2 मिनट समय है, प्लीज आंसर कीजिए, फीडबैक दीजिए। सभी लोग प्लीज, सभी लोग फीडबैक दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज करें, बिकॉज यही डिमांड है। इस एग्जामिनेशन का जो नेचर है, डिमांड है, वो यही तो है। राइट चलिए, आपको मैंने 2 मिनट का टाइम दिया। मैं इसको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों के कंसर्न में बताना चाहता हूं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री का और फिर विश्व के इतिहास का। आइए, अगर हम भारतीय इतिहास के क्लासिफिकेशन का टाइम देखें, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आपको पीछे वाले स्लाइड से इसको कनेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। पीछे वाले स्लाइड से इसको कंटिन्यू करना है। तो इंडियन हिस्ट्री में जो टाइमलाइन है, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो टू मिडिल ऑफ 8th century AD। अप्रॉक्स मीन्स लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य तक, 20 लाख से। यहां पर सी जो लिखा है हमने, इसका फुल फॉर्म है सिरका। मैं कुछ एब्रिविएशन बताऊंगा, कुछ एक्रोनेम्स और उनके फुल फॉर्म आज ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज उसके बिना तो इतिहास पढ़ना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आप सभी लोग अवेयर होंगे, बिकॉज जितने भी एक्रोनेम्स है ऑलमोस्ट 10, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये हो गया एंशिएंट का टाइमलाइन। मेडिवल का क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली मिडिल ऑफ 8th century AD टू मिडिल ऑफ 18th century AD, almost 1000 years, and thereafter for modern approx middle of 18th century AD to 1964 according to न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। वाइल इस डेटा को अब हमने एक्सटेंड कर लिया है 2014 तक, और 2014 तक का मतलब है कि ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हुआ। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारतीय इतिहास को एक्सटेंड करके 2014 तक ले आया गया है। इट मीन्स इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एक्सटेंडेड फ्रॉम 1964 टू 2014 अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। सो ये भारतीय इतिहास के वर्गीकरण का सबसे स्टैंडर्ड पैरामीटर है।
और इस पैरामीटर को फुलफिल करने के लिए एनसीईआरटी का अप्रोच सबसे बेटर है। रिसर्च बुक और किसी भी तरह के डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टडी मटेरियल को स्टडी करेंगे काफ़ी कंफ्यूजन होंगे, बिकॉज उसमें कई सारे पैरामीटर्स को एक साथ कंपाइल करने का प्रयास करता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। बट हमारे एनसीईआरटी में सबसे प्रॉपर पैरामीटर दिया कि इतिहास में जो काल विभाजन होता है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हिस्टोरियोग्राफी का जो बेस है एनसीईआरटी में, उसको रखा कि कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ आधार होंगे जिससे इतिहास का क्लासिफिकेशन होगा। सो क्या होगा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियोग्राफी? क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री on the basis of some dynamic changes इतिहास के वर्गीकरण का आधार कुछ बहुआयामी या गत्यात्मक बदलाव होने चाहिए, और इसके फॉर्मूला को जो सेटिस्फाइड करता है अंडर हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन में, वो है चेंजेस इन और डायनेमिक चेंजेस इन पॉलिटिकल सिनारियो, इकोनॉमिकल सिनारियोज एंड सोशियो कल्चरल सिनारियोज। सोशियो कल्चरल सिनारियोज, राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव, राइट। इसमें कोई राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव, सोशियो कल्चरल चेंजेस। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी प्रॉपर टाइम फ्रेम में अगर इतिहास का बदलाव होता है किसी भाग में, इन तीनों में बदलाव एक साथ होता है, तब हम इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो हिस्टोरियोग्राफी का अप्रोच है वो क्या है? What is the criteria of classification under historiography? इतिहास लेखन में जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो क्या है? कुछ गत्यात्मक बदलाव, कुछ बड़े बदलाव। और वो बड़ा बदलाव किसके अंडर आइडेंटिफाई किया? देयर आर 3 और 4 एस्पेक्ट: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटी और सोशियो कल्चरल। इसको हमने एक ही साथ रखा बिकॉज दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर इसे हम 4 पिलर भी कहे तो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है अगर हम इसको स्तंभ मान ले, 4 स्तंभ। वैसे 3 ही क्राइटेरिया रखा: पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस एंड सोशियो कल्चरल चेंजेस, राइट। सो इसमें फिर से मैं पीछे ले चलता हूं आपको, आखिर ये टाइमलाइन हमने क्यों रखा? आप देखेंगे यहां पर जो बदलाव हुए, ये तीनों बदलाव हुए लाइक 8वीं शताब्दी के मध्य में, यानी लगभग 750 के आसपास भारत में शासन व्यवस्था में परिवर्तन आए, प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन आए, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव भी अपीयर हुआ एक ही साथ, और तीनों इसी ऑर्डर में होंगे, इंपोर्टेंस के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, यही आपके ऑर्डर फॉलो होंगे। अर्थात व्हेन वी लुक अराउंड 8th century AD, we've seen some dynamic changes such as changing in mode of ruling as well as
एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, देयर आफ्टर इकोनॉमिकल डाउनफॉल और कोलैप्स इन इकोनॉमिकल कंडीशन, देयर आफ्टर सोशियो कल्चरल चेंजेस। सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव सबसे अंत में आएगा, क्योंकि उसका आधार है अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था का आधार है राजनीति। राजनीति में दो भाग बताया हमने, शासन एवं प्रशासन। शासन मतलब मोड ऑफ रूलिंग सच एज मोनार्की, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी और अदर काइंड ऑफ रूलिंग लाइक फ्यूडलिज्म सच एज। आर एस शर्मा, डी डी कौशाम्बी लिखते भी हैं कि भारत में 8वीं शताब्दी के आसपास फ्यूडलिज्म टॉप पे है और फ्यूडलिज्म ही शासन व्यवस्था को कोलैप्स किया, सॉरी इकोनॉमी को कोलैप्स किया। और इसी समय हमारे सोसाइटी में कई सारे बदलाव आए और ये जो टाइमलाइन है राजपूत एरा है। और इसी समय मुस्लिम इन्वेजन होंगे, मोहम्मद कासिम, गजनबी, गौरी आएंगे, लूट, और फिर धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट स्टेबल होगा इंडिया में। सो ये तीनों चेंजेस आएगा 8वीं शताब्दी के मध्य के आसपास। 712 में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, और वहीं से बदलाव स्टार्ट हुआ। यही चीजें यहां पे देखने को मिलता है, डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल रूलिंग और मुगल एम्पायर सिस्टम कोलैप्स हो गया 8वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के मध्य में। ब्रिटिश और अदर यूरोपियंस इंडिया में सेटल्ड हो गए। 1750 के आसपास अगर नजर दौड़ाएं तो कई सारे पॉलिटिकल क्राइसिस आए इंडिया में, लाइक इन 1739 इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी, इन 1761 बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड लास्ट वन in 1964 battle of Buxar. These are 4 invasion major cause of decline not only Mughal empire but also holistic dimension of India और Indian scenarios। भारत के जो भी परिदृश्य है उसमें एक साथ बदलाव आए, चाहे वो सत्ता के बदलाव की बात करें, प्रशासनिक बदलाव की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की बात करें और आर्थिक व्यवस्था का हालात तो आप जानते ही हैं। ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के आने के बाद क्या कंडीशन हुआ। एक डेटा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। उन्होंने एक डेटा प्रोवाइड किया हमें कि 1750 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है इंडिया, तो इंडिया का विश्व की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संबंध है, मींस डोमिनेशन, इकोनॉमिकल कंसर्न ऑफ इंडिया, वो 24% है और अंग्रेजों का केवल 2%, ओनली 2% इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन ऑफ यूरोपियंस ब्रिटिश, वाइल इंडियन इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन 24% प्लस। और इसी डेटा को कंपेयर करेंगे आप 1950 के आसपास, यानी आजादी के उत्तरार्ध में, खत्म आजादी के बाद 1950 के आसपास, अगर उस डेटा को मैच करेंगे तो अपोजिट है, यानी 25% ब्रिटिश पार्टिसिपेशन एंड 2.5% ओनली इंडियन पार्टिसिपेशन। सो अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, बीओपी कहते हैं, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, शिफ्टेड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। हियर हैंड मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश के पास अर्थव्यवस्था का कंट्रोल चला जाए। सो यही तीनों आयाम है जिसके आधार पे आप विश्व में किसी भी देश का इतिहास का काल विभाजन करेंगे। यही तो हिस्टोरियोग्राफी आपको डिफाइन किया। आप जब भी कुछ पढ़े दिमाग को खोल के पढ़े। अब वो जमाने लद गए जब फैक्ट्स चेक किए जाते थे एग्जामिनेशन में। इस बार बच्चों का कहना है 30% क्वेश्चन तो असर्शन रीजन का है और टाइमलाइन का है, और 60% क्वेश्चन आप विदाउट कॉन्सेप्ट बना ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। बुक रीडिंग की हैबिट आपको डालना पड़ेगा। क्लास से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए,
स्टडी मटेरियल यहां से जो मिलेगा वो स्टैंडर्ड मटेरियल है, उसको आप पढ़ेंगे और फिर गो थ्रू होंगे किसके साथ, एनसीईआरटी और अदर टेक्स्ट मटेरियल। मैं किसी दिन एक प्रॉपर बुक लिस्ट बताऊंगा आपको, बट आज नहीं, बिकॉज आज हमें इन्हीं चीजों पे बात करना है, क्लासिफिकेशन वगैरह पे कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। और ध्यान रहे विश्व के इतिहास में भी यही क्लासिफिकेशन का आधार है। हालांकि टाइमलाइन को देखें तो विश्व के इतिहास में हमारे टाइमलाइन से कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे उनका एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट 56 लाख ईयर्स अगो में स्टार्ट होगा और 5th सेंचुरी एडी में आकर 5th सेंचुरी एडी में आकर उनके एंशिएंट स्टॉप हो जाते हैं। और ये जो टाइमलाइन है 5th सेंचुरी एडी का, अगर इसको आपने कभी भी देखा होगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ये टाइमलाइन है डिक्लाइनेशन ऑफ रोमन एम्पायर। सो पॉलिटिकल चेंजेस, रोमन एम्पायर के बाद उनके कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं अदर कंट्री के पास चले गए और सोशियो कल्चरल चेंजेस भी आए रोम में, स्पेशली रोम में क्रिश्चियनिटी वगैरह बढ़ गया। और तभी तो मानते हैं कि यूरोपियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल सिनारियोज कोलैप्स हो गए, जिसको इतिहासकारों ने हिस्टोरियोग्राफी में कॉन्सेप्ट दिया डार्क एज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यहीं से तो स्टार्ट होता है 5th सेंचुरी के बाद और ये चलते रहेंगे अप टू 15th सेंचुरी एडी, 15th सेंचुरी एडी तक। और ये जो टाइमलाइन है वो किसका टाइमलाइन है, राइज ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का काल है। जब रेनेसा स्टार्ट हुए तो जो डार्क एज है, धर्म युग है, उसका अंत हुआ और फिर यहां से वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाते हैं 15वीं शताब्दी के बाद, जिसमें आप रेनेसा, इनलाइटेनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देयर आफ्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सम इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, अमेरिकन, रशियन रेवोल्यूशन आदि आदि आप स्टडी करते हैं। हालांकि नेट जेआरएफ में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते, कंसर्न केवल हिस्टोरियोग्राफी का है। ध्यान से सुनिए, विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, कहीं बहुत ज्यादा कंसर्न है तो एक आध चीजें कनेक्ट करने के लिए ले लेते हैं। इतिहास लेखन से क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, जो 10 क्वेश्चन हमने बताया था वो, बाकी के 15 क्वेश्चन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी से होंगे या फिर दोनों में जो इंटरलिंक होगा, लाइक जो कैम्ब्रिज स्कूल है या मार्क्सिस्ट स्कूल है। अब वहां से लेखन स्टार्ट हुआ इंडिया में, उसके कुछ स्कॉलर है जो ब्रिजिंग का काम किया, यूरोप में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया। तो ये इंटरलिंक्ड आपको कई बार लग सकता है कि विश्व इतिहास का है, बट उसका कनेक्शन इंडियन हिस्ट्री से है, जो मैं हिस्टोरियोग्राफी में डिटेल पढ़ाऊंगा। क्योंकि बिना हिस्टोरियोग्राफी के कंप्लीट किए आप जेआरएफ नहीं कर सकते। नेट तो हो जाएंगे आपके, बट हिस्टोरियोग्राफी कंप्लीट किए बिना जेआरएफ नहीं होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे अभी कुछ देर पहले वादा किया था कि कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, तकनीकी शब्दावली के ऊपर बात करने वाले हैं। बिकॉज इसको जाने बिना आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। लाइक आपने सुना होगा बीसी, आपने सुना होगा BCE, AD, CE, BP, YA, MYA। एक फनी इंसिडेंट बताता हूं आपको। एक स्टूडेंट आया था ऑफलाइन क्लास में, उसने एक बुक रीडिंग किया जिसमें यह टर्म लिखा था, एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म लिखा था MYA।
तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे म्या का मतलब नहीं पता, म्या क्या है। MYA को उसने म्या पढ़ा। मैंने कहा म्या क्या है भाई। उसने कहा सर मैं एक लाइन पढ़ रहा था किताब में, उसमें लिखा था कि होमोनिड का टाइम इतना म्या है, एक्स म्या है। हमने कहा बच्चे वो म्या नहीं है, ये है मिलियन ईयर्स अगो। अब देखो म्या पढ़ रहे हैं बच्चे और है क्या, मिलियन ईयर्स अगो। वाई क्या है, ओनली ईयर्स अगो, वर्ष पूर्व। इसको क्या कहेंगे, वर्ष पूर्व। इसे क्या कहेंगे आप, मिलियन वर्ष पूर्व। यानी 10 लाख से बड़े डेटा को सीधे सीधे हम मिलियन कह देंगे, 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ईयर्स अगो जब 10 लाख से छोटा डेटा हो, लाइक 900 ईयर्स अगो, 500 ईयर्स अगो, 1 लाख ईयर्स अगो, 5 लाख ईयर्स अगो, मीन्स 10 लाख से छोटे डेटा के लिए जनरली YA का इस्तेमाल करेंगे आप। इसमें BP है जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले या पूर्व। C का मतलब है कॉमन एरा, कॉमन एरा आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। AD का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। बाय द वे ये दोनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वह है जीसस क्राइस्ट के काल के लिए। एनो डोमिनी टर्म ओरिजिन फ्रॉम लैटिन टर्म, इट मीन्स एज ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड कॉमन एरा ऑल्सो स्टैंड फॉर era of Jesus Christ. Here BC means before Christ. ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा। इट मीन्स ये दोनों टर्म सिमिलर टर्म के लिए यूज किया जाता है, एक ही चीज के लिए। आप BC बोलिए या BCE बोलिए, फिर यहां आप AD बोलिए या CE बोलिए, तो ये दोनों तो पेयर है, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, बोथ आर सिमिलर मीनिंग। सो ये आपको एब्रिविएशन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप स्टडी ही नहीं कर सकते। हर लाइन में, हर टर्म में आपको इस तरह के कुछ टर्म मिलेंगे। एक शब्द और मैंने इस्तेमाल किया था, C, जो भी नंबर है 7th, C फॉर सिरका, एंड सिरका origin from Latin term, and in English it means approx और approximately, about, लगभग। अर्थात हिंदी में सिरका का मतलब लगभग, इंग्लिश में इसका मतलब है approx। सो सिरका टर्म भी किसी भी टर्म के पीछे आ सकता है, लाइक मैंने जैसे लिखा था सिरका 5th सेंचुरी AD। अब आप बताओ सिरका 5th सेंचुरी AD का मतलब क्या है, यानी लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। अब ये 5वीं शताब्दी क्या है, 5वीं शताब्दी के लिए आप क्या इसका मीनिंग निकालेंगे। मैं यहां आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप अपने अपने लेवल पे सब लोग आंसर देंगे कि आप किसके साथ जाएंगे 5th सेंचुरी AD में। जैसे एक टर्म लिखा हुआ आया था NVS में, हालांकि मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल किसी और एग्जामिनेशन से ले रहा हूं, बट PGT लेवल पे है, PGT का कुछ ना कुछ कंसर्न नेट JRF से तो है, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है और आप नेट JRF करेंगे
तो ग्रेजुएशन और मास्टर के लिए टीचर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। सो उसमें पूछा था कि डिक्लाइनेशन ऑफ रोमन एम्पायर occurred फर्स्ट डेकेड ऑफ 5th सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी, 5वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। तो 5वीं शताब्दी का प्रथम दशक आप तब डिफाइन कर पाएंगे जब 5वीं शताब्दी को आप समझेंगे। बाद में आऊंगा यहां। क्या आप 5वीं शताब्दी का मतलब 500 से 600 एडी मानेंगे? क्या आप 400 से 500 एडी मानेंगे? आप लोग आंसर अपना तैयार कर लेना और खुद से एग्जामिन करना कि आप सही थे या गलत थे। सही है तो वेरी गुड, नहीं थे तो आज के बाद हो जाना है। क्या हम इसको 4012 500 ले सकते हैं या फिर 500 599 एडी ले सकते हैं? आप इस चारों में से एक आंसर बताएंगे। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। यू हैव ओनली 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, and you should give your appropriate option, means your option A, B, C or D. चलिए, आपका आंसर जो भी हो, मेरा आंसर है इसमें सी, 401 से 500 एडी। इसका मतलब है कि जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं उसमें बेस ईयर से पीछे की ओर बात करेंगे। वैसे ही जब हम दशक की बात करेंगे, डेकेड, फर्स्ट डेकेड, सेकेंड डेकेड, थर्ड डेकेड, तो क्या होगा? फर्स्ट डेकेड क्या होगा? 401 से लेकर 410, यानी इसी के आसपास जो हमने क्वेश्चन उठाया था उसमें रोमन साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ था। सो दशक और सेंचुरी का मतलब भी आपको पता होना ही चाहिए। चलिए, अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे पहले टॉपिक से आज के क्लास को प्रॉपर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने आपके साथ एक बेसिक चीजों के ऊपर बात किया और सबसे पहला टॉपिक जो इंडियन हिस्ट्री का है उसको आप कहते हैं, एक नाम देते हैं आप, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, हिंदी में इसको प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। इसको प्राक इतिहास भी कह सकते हैं, बट प्रागैतिहासिक एग्जैक्ट टर्म है, प्रागैतिहासिक। सो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री और प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है? आप लोग अपने आप को आंसर दे दीजिए कि क्या है आंसर आपका। सो आप देखोगे इसमें आंसर क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ओनली, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर क्या है, अर्थात इसी के आधार पर इसका स्टडी किया जा सकता है। स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य आ गया। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है? जो भी एक्सकवेशन से मिले, जो भी हमें जमीन के अंदर से मिले, जमीन के ऊपर मोन्यूमेंट्स मिल जाए, जमीन के अंदर से क्वाइनेज, स्टोन, टूल्स, शेल्टर्स, बोन, फूड ग्रेन्स, अदर मेटालिक गुड्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरीज एक्सेट्रा,
कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन फॉसिल्स हो सकते हैं, एनिमल फॉसिल्स हो सकते हैं, इन सभी को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और इसके अंदर प्री हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो आप सभी को पता होना ही चाहिए। इसके अंदर टॉपिक आता है स्टोन एज यानी पाषाण युग, प्रस्तर युग, पाषाण युग, स्टोन एज। इसके अंदर दूसरा टॉपिक मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर, महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। थर्ड वन चाकोलिथिक कल्चर और कैल्कोलिथिक कल्चर। हिंदी में तो कैल्को ही लिखते हैं, आर्य शर्मा जी ने कैल्को लिखा, कैल्कोलिथिक। कैल्को मीन्स कॉपर एंड लिथ मीन्स स्टोन। सो ये तीनों संस्कृति केवल और केवल प्री हिस्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं हमें, और लिखित साक्ष्य नहीं है तो फिर कैसे बात करें। सो स्टोन एज, मेगालिथिक एंड कैल्कोलिथिक, दीज थ्री टॉपिक फॉल अंडर प्री हिस्ट्री या प्राग इतिहास के अंदर, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग आया, महापाषाण युग आया और ताम्रपाषाण युग आया। इसको थर्ड वाले को हम हिंदी में ताम्र पाषाण युग कहेंगे। क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण युग, यानी वह युग जिसमें तांबा और पत्थर का इस्तेमाल साथ साथ किया गया, या पहली बार तांबा का इस्तेमाल किया गया। आर्य शर्मा जी तो मेगालिथिक को अलग से कोई कल्चर मानते ही नहीं। उनका कहना है कि मेगालिथिक कल्चर बेसिकली फाउंडेड फ्रॉम साउथ इंडिया between Western Ghat and Eastern Ghat over granite mountain, such as megalithic culture is Neolithic culture of South India or extended part of Neolithic culture in South India। यानी महापाषाण संस्कृति कोई अलग संस्कृति है ही नहीं, ये पूरे भारत के नवपाषाण काल के समाप्त होने के बाद भी एक्सटेंड किया केवल साउथ इंडिया में और आगे तक गया। जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं गोदावरी के नीचे बसा हुआ है और ग्रेनाइट पत्थर या ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर बसा हुआ है। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता उसके बाद स्टार्ट हो गया। मध्य और पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लोअर राजस्थान, सम पार्ट ऑफ यूपी, इन सभी एरिया में ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हो गए। और दक्षिण भारत में गोदावरी के नीचे, पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट के पश्चिम में जो एरिया है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन, वहां पर मेगालिथिक कंटिन्यू किया। सच है वो नियोलिथिक ही तो है, नवपाषाण काल ही तो है। इस लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को अच्छे से दिमाग में रख पाओगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आप कवर कर पाओगे। क्लियर है? चलिए एक बार जब इस साल के पेपर आ जाएंगे दोनों शिफ्ट के, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। एक दिन जो भी पेपर आए हैं उसके ऊपर डिस्कस कर दूंगा। वैसे बच्चों ने हमें 50 क्वेश्चन बताया। हमने आज एक सेशन रखा था इस वीडियो सेशन से पहले। ऑफलाइन जितने भी बच्चे दिल्ली में एग्जाम दे रहे थे, अपीयर हुए थे, उन सबको मैंने बुलाया था पेपर के बाद और हमारी उनसे बातें हुई। ज़्यादातर उसमें फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे, सेकेंड शिफ्ट वाले नहीं आ पाए क्योंकि उनका पेपर चल ही रहा होगा तब, जिस समय हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सो उनका कहना था कि पेपर मॉडरेट है, टफ नहीं कह सकते। और उनके अकॉर्डिंग हमने जो क्लास में डिस्कशन किया था उसे ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। पेपर आएगा तो मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लूंगा और आप खुद फील करेंगे तब तक कि मैंने आपको कितना कुछ पढ़ा चुका हूं। जो एग्जामिनेशन में आए हैं वो सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक है, या प्रीवियस ईयर से भी आप देख सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल आप में से बहुत सारे पुराने बच्चे होंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी रूप में पढ़े हों, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो अपने स्टडी मटेरियल और क्लास नोट से ज़रूर मैच करा सकते हो। खैर, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज, पाषाण युग। थोड़ा सा हम लोग आज पाषाण युग के बारे में बात कर लें।
ठीक है, चलिए। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री नोन एज स्टोन एज, पाषाण युग। पाषाण युग। पाषाण युग के टाइमलाइन को एनसीईआरटी में लिखा है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। अब देखो, हमने जो अभी बात किया था उसको यहां पर अप्लाई कर लिया, 20 लाख वर्ष पूर्व से। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, कहां तक? तो आप देखोगे लगभग 5000 वर्ष पूर्व तक ही एनसीईआरटी ने माना। और आपको मैं फैक्ट भी बता दूं कि ये लिखा हुआ कहां है। तो ये आपको मिलेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी में। ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास और जितने भी रिसर्च बुक है उसमें कंफ्यूजन था। जैसे आर एस शर्मा वाले एनसीईआरटी में लिखा है, और उनके जो अपने बुक है प्राइवेट पब्लिकेशन के जो बुक है उसमें जो डेटा है वो क्या है? उसमें जो डेटा है वो ये कहता है 2 to 3 मिलियंस, अबाउट 2 to 3 मिलियंस, लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन के आसपास। इसका मतलब ये होता है कि वो फिक्स नहीं है। झा श्रीमाली जी ने भी लिखा, डीयू में बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने भी लिखा लगभग 26 लाख वर्ष पहले। लगभग एवरेज निकाल दिया उन्होंने, 2 लाख और 2 मिलियन और 3 मिलियन का एवरेज निकाल दिया। ऑलमोस्ट सभी किताब में डेटा आपको फ्लैक्चुएट करता हुआ मिलेगा, बट 6th क्लास एनसीईआरटी ने स्पष्ट लिखा लगभग 20 लाख वर्ष पहले। 12वीं क्लास नई एनसीईआरटी में तो लगभग 15 लाख वर्ष पहले लिखा है। बट एक स्टैंडर्ड जो मेरे हिसाब से है वो आप इसको मानिए स्टोन एज का प्रॉपर टाइम, क्योंकि जस्ट इसके बाद 4700 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगा, और इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल ताम्रपाषाण युग का भी डेट लगभग यही है, 5000 साल के बाद। मेगालिथिक का डेट भी 5000 साल के बाद ही है। सिंधु घाटी सभ्यता, महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, तीनों का डेट 3 अलग अलग एरिया में 5000 साल के बाद स्टार्ट होगा। यानी 5000 साल को हमने एक डिवाइडर लाइन रखा बिटवीन स्टोन एज एंड अदर कल्चर। नाउ स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पाषाण युग को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा होगा मेसोलिथिक, कुछ लोग इसको मेसोलिथिक भी कहते हैं। मेसोलिथिक और मेसोलिथिक, आप जो कहना पसंद करें कह लीजिए। मध्य पाषाण काल इसको बोलेंगे। बहुत बेसिक चीज है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये जानते होंगे, बट डायरेक्ट मैं किसी टॉपिक में बहुत अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहीं से एक ट्रैक मिलेंगे आपको जिसको आप इजीली अंदर ले जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में स्टोन एज के बड़ी जो बारीकी चीज है उसके ऊपर बात करूंगा, इनके फीचर्स के ऊपर, इनके जितने भी रिमेन्स हैं या जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा। इनके एरियाज, कैसे कल्चर डायनेमिकली चेंज हुए या राइज किया, उन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। जेनेसिस ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द टेक्स्ट रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। और भी मैं कई थॉट को लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल पाषाण युग के क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर ले। और थर्ड वन है नियोलिथिक। नियोलिथिक कल्चर, नव पाषाण संस्कृति, ये तीनों पाषाण युग का ही हिस्सा है। नवपाषाण काल, नियोलिथिक, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा।
पहले वाले को, दूसरे और तीसरे को नहीं बांटा। ये पहला है, यह है दूसरा, यह है तीसरा। लेकिन पहले वाले का 3 पार्ट है, ए, बी एंड सी। ए का नाम दिया हमने प्री पैलियोलिथिक, प्री पैलियोलिथिक। बी वाले को नाम दिया मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक। और सी वाले को नाम दिया, चलो सी को यहां ले आते हैं, सी वाले को हमने नाम दिया अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। ध्यान से अगर आप नजर दोहराएंगे तो प्री पैलियोलिथिक को लोअर पैलियोलिथिक कहते हैं और अपर पैलियोलिथिक को लेटर पैलियोलिथिक भी कहते हैं। लेटर, लेटर पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक थर्ड पार्ट है। सी मिडिल पैलियोलिथिक को ट्रांजिशनल फेज कह सकते हैं इन दोनों के बीच में, और पैलियोलिथिक को लोअर पैलियोलिथिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोअर पैलियोलिथिक ऑल्सो। हिंदी में इसको कहेंगे निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, इसको कहेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, और इसको कहेंगे उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। और इन सभी के भी प्रॉपर टाइमलाइन है। हालांकि एग्जामिनेशन में इसके प्रॉपर टाइमलाइन कभी नहीं आए और संभवतः आएंगे भी नहीं, बट कॉन्सेप्ट के बिना आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। सो मैं इन सभी के प्रॉपर टाइमलाइन आपको बता देता हूं। जो पैलियोलिथिक का टाइम है वो स्टार्ट तो 20 लाख वर्ष पहले से ही होगा और एंड होगा अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख ईयर्स अगो, 12 लाख वर्ष पहले। 1 सेकेंड माफ कीजिएगा, मैं लिख देता हूं। मैं यहां पर अब 1 2 ले रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाइए, इसका मतलब है पैलियोलिथिक। एक मिस्टेक हो गया मुझसे, तो आप लिखेंगे लगभग 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख ईयर्स अगो, टू 12,000 ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे ओनली। हमने वहां पे 12 लाख बोल दिया, तो आपसे गुजारिश है कि उसको आप इग्नोर करें, है ना। तो पहले वाले का टाइमलाइन ये हुआ। दूसरे वाले को यहां से स्टार्ट कर लेंगे, यानी दूसरा वाला कौन है? मेसोलिथिक और मेजोलिथिक। और मेजोलिथिक का टाइम ये वाला होगा, अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टू approximately 8,000 years ago, बिकॉज यहीं से तो हम मानते हैं कि नियोलिथिक स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर का डेट है, 6 क्लास एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा है कि नियोलिथिक मीन्स एरा ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का काल है। तो नव पाषाण काल में कृषि हुआ, इसमें पशुपालन हुआ, इसमें हंटर एंड गैदरर है। नव पाषाण युग, अगर नव पाषाण युग को का टाइमलाइन देखिए तो ये स्टार्ट होता है, यहां तो मैं सिरका लिखूंगा भी नहीं तो भी चलेगा, 8,000 ईयर्स अगो टू 5,000 ईयर्स अगो। तो ये तो टाइमलाइन हो गया जो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ पैलियोलिथिक है। अगर मैं अब इस वाले के तीनों के बारे में बताऊं, ए बी सी, अब मैं यहां लिखूंगा नहीं, ए बी एंड सी का टाइमलाइन बताऊं, जो पीछे हमने प्री पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक लिखा था, इसका टाइम 1 लाख तक, इसका टाइम 1 लाख से अप टू लिख लीजिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अप टू 1 लाख ईयर्स अगो। इसका टाइमलाइन अप टू 40,000 और इसका अप टू 12,000।
हालांकि यहाँ भी रिसर्च बुक पढ़ेंगे आप और अलग अलग पब्लिकेशन के, तो यहाँ भी आपको मिलेंगे 40,000 के बदले 36,000, 36,000 ऑन द प्लेस ऑफ 40,000. दिस एरा नोन एज एरा ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक. सो इसका क्या होगा, 20 लाख से 1 लाख तक. किसका, लोअर पैलियोलिथिक का. मिडिल पैलियोलिथिक का 1 लाख से 40,000 या 36,000 तक. और जो सी है अपर और लेटर पैलियोलिथिक, उसका टाइम क्या होगा, 40,000 से 12,000 वर्ष पहले तक. चूंकि 12,000 यहां है तो 12,000 से ही यहां स्टार्ट होगा. 8,000 यहां एंड हुआ तो 8,000 से स्टार्ट हुआ, 5,000 वर्ष पहले समाप्त हो जाएगा. यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको रिप्लाई मिलेगा. प्रॉपर मैं रिप्लाई करूंगा. कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरे फैक्ट्स आपको रॉन्ग लग रहे हो तो आप मुझे एविडेंस देंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या मैं एनसीईआरटी के रेफरेंस से आपको फीडबैक दूंगा. बिल्कुल क्लियर, यहां पे कोई विद्वता वाली बात नहीं है. हम लोग सभी लर्नर्स हैं, हम सभी सीखने वाले हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम है. और आज भी मैं एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करता हूं, इंटरव्यू देता हूं और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता हूं. बड़े विद्वान लोग आते हैं वहां, तब लगता है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते. इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं जिनको इतिहास में हर एक चीज उत्तम दर्जे के कॉन्सेप्ट के साथ पता है. हम लोग तो कई बार बायस्ड भी हो जाते हैं चीजों को लेके ड्यू टू एक्सपीरियंस. हालांकि जो इतिहास है अपने आप में इतना विशाल है, सागर की तरह, महासागर सागर की तरह, कि आप उसमें गोता ही लगाते रहेंगे ताउम्र, फिर भी पार नहीं कर पाएंगे. ईएच कार ने यही तो कहा. ईएच कार ने अपने पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, में लिखा कि इतिहास तो महासागर है. आप उसमें से 2-4 बूंद कलेक्ट कर पाते हो और फिर अब आप अपने आप को इतिहासकार कहते हो. तो ये तो अपने आप में आईना दिखाने वाली बात हो गई और हमें जरूर अपना चेहरा आईने में देखते रहना चाहिए. ठीक है, इसी के साथ आज के इस सेशन को एंड करूंगा. नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ स्टोन एज, एरियाज ऑफ स्टोन एज एंड सम इंपोर्टेंट अदर एस्पेक्ट ऑफ स्टोन एज. अगले क्लास में पाषाण युग के क्षेत्र, उनके पाषाण, उनके आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक साक्ष्य, उनकी विशेषता, जीवन यापन कैसे भी किया उन्होंने, कैसे उनका विकास हुआ, और साथ ही साथ उसी टॉपिक में हम लोग जेनेसिस ऑफ ह्यूमन काइंड पढ़ लेंगे, जिसमें चार्ल्स डार्विन ने जो एक डेवलपमेंट दिया जो विश्व स्तर पे एक्सेप्ट किया जाता है. होमिनिड, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस एंड होमो सैपियंस सैपियंस. हालांकि इसके 3 ही कैटेगरी है, होमोनिड, होमो एंड होमो सैपियंस सैपियंस. होमो के 3 कैटेगरी है. देयर आर 3 सब कैटेगरी ऑफ होमो, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस. अगले क्लास में मैं इसके ऊपर डिटेल बात करूंगा. आपके साथ मैंने जो एंड में अभी डिस्कस किया, ये एक इशारा है कि आप इसको अपने लेवल पे भी पढ़ के रख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ताकि अगले क्लास में जब मैं बात करूं तो आप ज़्यादा यूज टू हो इन शब्द से. अगर आपके पास समय है, आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ के रहेंगे. अगले क्लास में जेनेसिस ऑफ ह्यूमन काइंड एंड स्टोन एज को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आज इसी के साथ इस सेशन को ऑफ कर रहा हूं. आप डॉक्टर नवीन कुमार को इजाज़त दे दीजिए. जय हिंद.